बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी मुसन्निफ मजहर कलीम MA। इमरान सीरीज़। ओह, इमरान साहब की जीप हिट हो गई है। सफदर ने इमरान की जीप को उलट कर कलाबाजियां खाते हुए देखा तो वो बिजली की सी तेजी से अपनी जीप का रुख उधर मोड़ दिया। रोको, पीछे आने वालों को हर कीमत पर रोको, हर कीमत पर, सफदर ने चीखकर कहा और उसके साथ ही सफदर की जीप में मौजूद कैप्टन शकील, चौहान और सिद्दीकी ने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। इमरान की जीप तो कलाबाजियां खाती हुई आगे बढ़ गई थी। अलबत्ता इमरान, जूलिया और टाइगर तीनों के जिस्मों को सफदर ने जमीन पर गिरते देख लिया था। टाइगर और जूलिया तो नीचे गिरते ही कलाबाजियां खाकर उठ खड़े हुए, अलबत्ता इमरान का जिस्म बेहिस था। इसी लम्हे टाइगर बिजली की सी तेजी से इमरान की तरफ दौड़ा। उसने झुककर इमरान को उठाया और ऐन इसी वक्त सफदर की जीप उनके करीब पहुंच गई। सफदर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए तो जूलिया उछलकर जीप में चढ़ गई, जबकि टाइगर ने इमरान के जिस्म को पिछली सीट पर उछाला और खुद भी ऊपर चढ़ आया। सफदर ने जीप एक बार फिर दौड़ा दी। वो चौथा आदमी? सफदर ने चीखकर टाइगर से पूछा। वो पहले ही मर चुका था। इमरान साहब जिंदा हैं, सर में चोट की वजह से बेहोश हैं, टाइगर ने इमरान को टटोलते हुए जवाब दिया। बाकी दो जीपें भी सफदर की तरह बेतहाशा फायरिंग करती हुई इस जखीरे की तरफ बढ़ी जा रही थीं और फिर वो जखीरे में सही सलामत पहुंच जाने में कामयाब हो गए। भागना मत, वरना घेरे में ले लिए जाओगे। बिखर कर दरख्तों पर चढ़ जाओ, सफदर ने जखीरे में दाखिल होते ही चीखकर कहा और फिर वो खुद नीचे उतरकर पीछे मुड़ा ताकि इमरान को उठाए, लेकिन टाइगर पहले ही इमरान को उठाकर कंधे पर लादे एक दरख्त की तरफ दौड़ लगा चुका था और चंद ही लम्हों में वो इमरान समेत दरख्त पर चढ़ता चला गया। सफदर ने एक लम्हे के लिए उसे हैरत भरे अंदाज में देखा, क्योंकि इस तरह इमरान के जिस्म को कंधे पर उठाए दरख्त पर चढ़ना आसान काम ना था, लेकिन टाइगर की हिम्मत और फुर्ती देखने वाली थी। और फिर सफदर खुद भी दूसरे दरख्त की तरफ दौड़ पड़ा। चंद ही लम्हों में तीनों जीपें वहां खाली खड़ी रह गईं और फिर देखते ही देखते मिलिट्री की जीपें भी इस जखीरे में दाखिल हो गईं। अंदर दाखिल होने वाली जीपों की तादाद 5 थी, जबकि बाकी जीपों ने यकीनन जखीरे को घेरना शुरू कर दिया था। पांचों जीपें रुकते ही इनमें मौजूद मुसल्लह फौजी तेजी से नीचे उतरे और फिर वो मशीन गनों से अंधाधुंध इधर उधर फायरिंग करते हुए दरख्तों में आगे भागते गए। उन्होंने यकीनन यही समझा था कि इमरान और उसके साथी जीपें रोककर अब पैदल आगे भाग रहे होंगे। अब जखीरे के अंदर और तीनों तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और इस फायरिंग की आवाज़ से इनकी पोजीशनों का वाज़ेह अंदाज़ा हो रहा था। जब फायरिंग करने वाले काफ़ी आगे निकल गए तो सफदर की आवाज़ सुनाई दी। नीचे उतरो और मिलिट्री जीपों पर कब्जा करके वापस चल निकलो। वापसी की तरफ यकीनन इनकी कोई जीप ना होगी। सफदर ये कहता हुआ दरख्त से नीचे उतरा। वो और चंद लम्हों बाद ही बाकी मेंबर्स भी तेजी से दरख्तों से नीचे उतर आए। इमरान अभी तक टाइगर के कंधों पर लदा हुआ था, उसे शायद होश ना आया था और फिर वो सब दो जीपों में सवार हो गए, क्योंकि मिलिट्री की जीपें इन जीपों की निस्बत काफ़ी बड़ी थीं। एक जीप का स्टीयरिंग सफदर ने संभाला, जबकि दूसरी जीप की ड्राइविंग सीट पर तनवीर बैठ गया और दूसरे लम्हे दोनों जीपें तेजी से बैक हुईं और फिर जखीरे से निकलकर वापस टावर की तरफ दौड़ने लगी। वाकई उधर कोई जीप ना थी। वो सब जखीरे के अतराफ में या आगे निकल गए। उसी लम्हे इमरान की कराह सुनाई दी और टाइगर इमरान को झंझोड़ने लगा। इमरान होश में आ रहा था। कमाल है, अल्लाह मियाँ के यहाँ भी रूह की सवारी के लिए जीप इस्तेमाल होती है। इमरान की बड़बड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी और इन संगीन और ख़तरनाक हालात में इमरान का ये फ़िक्रा सुनकर जीप में मौजूद अफराद के सटे हुए चेहरे बेख्तियार खिल उठे। इमरान साहब, होश में आइए, सूरत हाल बेहद ख़तरनाक है, सफदर ने कहा। अच्छा, तो अपना सफदर भी साथ है, इमरान ने कहा और उछलकर बैठ गया। इसने दोनों हाथों से अपना सर दबा रखा था। सभी साथ हैं इमरान साहब, सफदर ने कहा और फिर इसने इमरान के बेहोश होने से अब तक के वाकयात बता दिए। गुड, तुम वाकई अक्लमंद हो गए हो, मेरा भी यही मंसूबा था। बहरहाल, अब बाएं तरफ मुड़ जाओ, उधर एक बड़ी नहर है, उसे क्रॉस करके हम महफूज हो जाएंगे। इमरान ने शऊर में आते ही इधर उधर का जायजा लेते हुए कहा और सफदर ने जीप का रुख दाएं तरफ मोड़ दिया। जखीरे की तरफ से अभी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिससे जाहिर था कि उन्हें इन लोगों के इस तरह फरार का पता ना चल सका और वो इन्हें वहीं पे तलाश कर रहे थे। अंधेरे का हिस्सा बनी हुई दोनों जीपें तिहाई तेज रफ्तारी से दौड़ी चली जा रही थीं और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें अंधेरे में चमकता हुआ नहर का पानी नजर आने लगा और फिर दोनों जीपें नहर के किनारे पर पहुंच गईं। ये खासी बड़ी नहर थी। जीपें रोक दी गईं और वो सब उछलकर नीचे आ गए। कोई साथी कम तो नहीं? इमरान ने नीचे उतरते ही इधर उधर देखते हुए कहा। फालतू आदमी खत्म हो गए हैं। अबू रज़ाक खत्म हो गया है। वो लंगूर तो फायरिंग होते ही जीप से कूद गया था और इसका ट्रेनर शेख सादिक वहीं जीप में हिट हो गया था। अलबत्ता शायद कोई जख्मी वगैरह हो, कैप्टन शकील ने कहा। मैं जख्मी हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, नौमानी की आवाज़ सुनाई दी। इसने एक हाथ से अपना दूसरा बाजू थाम रखा था।
आओ आओ जल्दी करो, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से नहर के किनारे दौड़ते हुए आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का पुल नजर आ गया। ये खासा पुराना पुल था। नया पुल शायद आगे कहीं बनाया गया हो, लेकिन ये पुल उनके लिए गनीमत था। चंद लम्हों में वो पुल के जरिए नहर क्रॉस करके दूसरी तरफ उतरते गए। इधर ऊंची ऊंची झाड़ियों से भरा हुआ एक छोटा सा मैदान था, जिसके बाद फिर दरख्तों का एक तवील सिलसिला नजर आ रहा था। वो सब इन झाड़ियों में से होते हुए जैसे ही इन दरख्तों के करीब पहुंचे, उन्होंने दरख्तों की दूसरी तरफ जीपों की आवाज़ें सुनी, और ये आवाज़ें उधर ही आती हुई सुनाई दे रही थीं। ओह, वो लोग इधर से भी आ रहे हैं, दरख्तों पर चढ़ जाओ जल्दी, इमरान ने चीखकर कहा, और वो सब बेतहाशा दौड़ते हुए दरख्तों की तरफ बढ़े, और फिर 15 से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से वो दरख्तों पर चढ़ते चले गए। अभी वो पूरी तरह बैठ भी ना पाए थे कि 10 के करीब जीपें इन दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई नहर की तरफ बढ़ती चली गईं, और चंद लम्हों में ही वो इन दरख्तों के नीचे से गुजर गईं जिन पर वो लोग चढ़े हुए थे। ये मिलिट्री की बजाय आम जीपें थीं, लेकिन इन पर मुसल्लह सवार अफराद नजर आ रहे थे। जब जीपें दरख्तों के जखीरे से निकलकर झाड़ियों से भरे हुए मैदान में दाखिल हुईं, तो इमरान ने झींगे जैसी आवाज़ निकाली। यह नीचे उतरने का मखसूस कौशन था। चुनांचे वो सब दरख्तों से नीचे उतरे और फिर इमरान के इशारे पर आगे दौड़ने लगे। काफ़ी देर इसी तरह दरख्तों के दरमियान दौड़ने के बाद वो एक बार फिर खुले मैदान में पहुंच गए। अब दूर से एक बड़ी सड़क गुजरती साफ नजर आ रही थी, जिस पर इक्का दुक्का ट्रैफिक भी चल रही थी। इस मैदान से गुजरकर वो सब जल्द ही सड़क पर पहुंच गए। अलबत्ता इन सब की हालत बेहद ख़राब थी। कपड़े तकरीबन फट चुके थे। यूं लग रहा था जैसे वो पिट पिटाकर आ रहे हों। सड़क की साइड में मौजूद दरख्तों की आड़ लेकर वो खड़े हो गए। अलबत्ता मशीन गनें बदस्तूर इनके पास मौजूद थीं। इसी लम्हे दूर से एक वैगन आती दिखाई दी। उसे देखते ही इमरान तेजी से दरख्तों की आड़ से निकला और तकरीबन झूलता और लड़खड़ाता हुआ ऐन सड़क के दरमियान आड़ा होकर यूं ढेर हो गया, जैसे वो इंतहाई नशे में बदमस्त होकर गिरा हो। और इसकी तरकीब कामयाब रही। वैगन की ब्रेकें चरचराईं और वैगन ठीक सड़क पर बेहद हरकत पड़े हुए इमरान के जिस्म के करीब आकर रुक गई। वैगन की खिड़की खोलकर ड्राइवर बाहर निकला। कौन हो तुम? क्या हुआ? ड्राइवर ने तेजी से इमरान की तरफ झुकते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ बड़े भाई, सिर्फ थक गया हूँ और किराया भी नहीं है, इमरान ने यकलख्त उठ खड़े होते हुए कहा। और इसके इस तरह उठने से ड्राइवर घबरा कर पीछे हटने ही लगा था कि इमरान का बाजू हरकत में आया और ड्राइवर की कनपटी पर पटाखा सा छूटा, और वो उछल कर वैगन से टकराया और फिर खाली होती हुई रेत की बोरी की तरह नीचे गिरने लगा कि इमरान ने उसे पकड़ा। दूसरे लम्हे इसने दरवाज़ा खोला और ड्राइवर को उठाकर अंदर धकेला। अब इसे इत्तफाक ही कहिए कि वैगन खाली थी, इसमें कोई भी मुसाफिर ना था। ड्राइवर शायद अपनी ड्यूटी ख़त्म करके उसे गैराज में देने के लिए जा रहा था। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो आधा किराया दे देना, इमरान ने हाँक लगाते हुए कहा, और दरख्तों की आड़ में छुपे हुए तमाम मेंबरान दौड़ते हुए वैगन की तरफ बढ़े। वो सब इसलिए दरख्तों के पीछे छुपे रहे थे कि अगर वो वैगन के पास इकट्ठे हो गए तो वहां से गुजरने वाली कोई भी दूसरी कार पुलिस को किसी गड़बड़ की इत्तला दे देगी, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक पुलिस इंतहाई मुस्तैद और सख्त थी। इमरान ने ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि बाकी सब पीछे बैठ गए और वैगन तेजी से आगे बढ़ गई। वैगन का ड्राइवर साथ वाली सीट पर बेहोश पड़ा था। इसे उठाकर नीचे डाल लो, पुलिस ने इसे देख लिया तो एक आफत खड़ी हो जाएगी, इमरान ने मुड़कर सफदर से कहा, और फिर ड्राइवर को पीछे घसीट कर नीचे डाल दिया गया, जबकि जूलिया पीछे से उठकर साइड सीट पर आ बैठी। ये अच्छा हुआ, दूल्हा दुल्हन आ गए, और बारातियों को हमेशा पीछे ही रहना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराकर जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। खामोश रहो, हर वक्त की बकवास अच्छी नहीं लगती, जूलिया ने उसीले लहजे में कहा। वो टाइम टेबल बनाकर दे दो, जिस वक्त तुम्हें बकवास अच्छी लगती हो, बेशक तनवीर से मशवरा कर लेना, इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, अचानक एक साइड रोड से ट्रैफिक पुलिस की कार तेजी से निकली और फिर सायरन बजाती हुई वो वैगन की साइड में आकर उसे रुकने का इशारा देने लगी। इमरान ने साइड में करके वैगन रोक दी। पुलिस कार भी वहीं रुक गई और इसमें ट्रैफिक सार्जेंट निकला और इमरान की तरफ बढ़ा। तुमने ऑफ साइड पर सवारियां क्यों बिठाई हुई हैं? सार्जेंट ने इंतहाई कड़क लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। अगर आप इसे ऑफ साइड समझते हैं जनाब, तो फिर बेशक गोल ना दें, मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम नशे में हो? क्या बकवास कर रहे हो? ट्रैफिक सार्जेंट ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपने कभी हॉकी या नेटबॉल खेली है? इमरान ने उल्टा सवाल जड़ दिया। हाँ खेली है, मगर ट्रैफिक सार्जेंट इस बेतुके सवाल पर और ज्यादा हैरान हो गया। अरे हाँ, आप तो चैंपियन थे, मैंने अखबार में पढ़ा था, आपको 10 मौके मिले थे पेनल्टी स्ट्रोक लगाने के, लेकिन आपने दसों बार गेंद गोल से बाहर फेंक दी थी। बहरहाल सार्जेंट साहब, जब कोई खिलाड़ी ऑफ साइड हो जाए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यही दी जा सकती है कि गोल ना दिया जाए, इमरान ने उसे यूं समझाया जैसे वो किसी गेम कैंप का कोच हो।
तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें जुर्माना ना किया जाए, माफ़ी दे दी जाए। सार्जन ने खींच तान कर इमरान की बात का मतलब निकाल ही लिया था। जनाब, जुर्माना मुज़क्कर है और माफ़ी मोनस। अब आपके पास जो कुछ हो दे दीजिए, हमारा क्या है, हम तो शरीफ आदमी हैं, जो आप देंगे कबूल कर लेंगे। इमरान ने शरारत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, बकवास मत करो, मुझे मालूम है कि तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, इसलिए कि ये वैगन सार्जेंट फवाद की है। लेकिन तुम कब से ड्राइवर बने हो, पहले तो ये तो बताओ। सार्जेंट को शायद पहली बार ख्याल आया था कि इमरान नया ड्राइवर है। आज ही जनाब सीट पर बैठा हूँ, कसम ले लीजिए जो इससे पहले इस सीट पर बैठना नसीब हुआ हो। इमरान ने यूं रो देने वाले लहजे में कहा जैसे उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाकर किसी ने उस पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो। जाओ फिर दफा हो जाओ। सार्जेंट फवाद से कह देना कि सार्जेंट रॉबर्ट ने छोड़ दिया है। जाओ। सार्जेंट ने हाथ में पकड़ी हुई जुर्माने की कॉपी दोबारा जेब में डालते हुए कहा और तेजी से अपनी कार की तरफ मुड़ गया। फिर जब इसकी कार काफी आगे बढ़ गई तो इमरान ने वैगन इसी साइड रोड पर मोड़ दी जहां से सार्जेंट रॉबर्ट निकला था। अच्छा चक्कर दिया है तुमने उसे। यहाँ भी पाकिस्तान जैसा ही चक्कर है कि वैगनें पुलिस वालों की ही हैं। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चक्कर मैंने कहा दिया, वो मुझे चक्कर दे गया है। जुर्माना दे रहा था, बगैर दिए ही चला गया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और जूलिया हंस पड़ी। साइड रोड से गुजरकर वो अंदरूनी शहर रोड पर पहुंच गए। इमरान ने जानबूझकर साइड रोड का इंतखाब किया था क्योंकि सार्जेंट इसी तरफ से आ रहा था और इमरान जानता था कि अब उधर चेकिंग ना होगी। आगे हो सकता था कि जिस तरह ये सार्जेंट रॉबर्ट पहुंच गया था इस तरह सार्जेंट फवाद साहब खुद ही टकरा जाएं। जाहिर है मामला ज़्यादा ख़राब हो सकता था। शहर में दाखिल होते ही इमरान ने वैगन एक साइड पर रोकी और फिर सबको नीचे उतरने का कहकर वो खुद भी वैगन से बाहर आ गया। अब अलहदा-अलहदा होकर सीधे कोठी पहुंचो, मैं भी पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता सड़क पार करके एक और गली में घुस गया और मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ एक बाजार में पहुंच गया। रात के बावजूद बाजार में इसी तरह रौनक थी जैसे दिन हो। इमरान एक डिपार्टमेंटल स्टोर में दाखिल हुआ और वहां से अपने नाप का एक रेडीमेड सूट खरीदा और फिर बाथरूम में जाकर उसने नया सूट पहना और पुराना उतारकर उसने लपेटकर उसे थैली में डाला और बाहर आ गया। अब वो अक्सर बदल गया था। स्टोर से बाहर आकर उसने पुराने लिबास को एक कूड़ेदान में फेंका और फिर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ गया। अब इसकी नज़रें किसी पब्लिक फोन बूथ की तलाश में थीं। प्रेसिडेंट हाउस के मीटिंग रूम में कर्नल डेविड और कर्नल फ्रैंक और डिफेंस काउंसिल के सरबराह मेजर जनरल माइक खामोश बैठे हुए थे। आखिर वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मेजर जनरल माइक ने हैरत भरे अंदाज में कहा, वो यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान थे, ये बात तो तय है। लेकिन स्पेशल टावर के इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम की वजह से वो जो चाहते थे वो पूरा ना कर सके और हमारे पहुंचने से पहले ही भाग निकले। बहरहाल इनका जो भी मिशन था वो फेल हो गया है और ये मेरे ख्याल में इनकी बदतरीन शिकस्त है, कर्नल फ्रैंक ने पुरजोश लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सदर ममलिकत अंदर दाखिल हुए। वो तीनों इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। सदर ममलिकत को जब स्पेशल टावर्स से ये इत्तला दी गई थी कि मुझे बगैर कोई नुकसान किए फरार हो गए हैं तो सदर ममलिकत ने इन तीनों को फौरी तौर पर प्रेसिडेंट हाउस बुला लिया और इनकी कॉल की वजह से ही वो तीनों वहां से सीधे यहाँ पहुंचे थे। बैठ जाएं, सदर ममलिकत ने संजीदा लहजे में कहा और वो तीनों मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गए। क्या वाकई ये इत्तला दुरुस्त है कि स्पेशल टावर में कोई गड़बड़ नहीं हुई, वो लोग कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं? सदर ममलिकत ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। यस सर, हमारी फोर्स जब वहां पहुंची तो मुजिम 4 जीपों में सवार होकर स्पेशल टावर का फर्स्ट गेट बम से तबाह करके बाहर आ चुके थे। फोर्स ने इनका ताकुब किया, एक जीप उलट गई, बाकी 3 जीपें निकल गईं। इनका पीछा किया गया तो वो लोग दरख्तों के एक जखीरे में जीपें रोककर पैदल फरार हो गए। इस जखीरे को घेर लिया गया और इनकी तलाश शुरू हो गई। लेकिन जनाब, मुजिम बेहद होशियार और अय्यार थे। वो शायद जखीरे में दरख्तों पर चढ़ गए थे जबकि हम ये समझे कि वो आगे पैदल भागे होंगे। चुनाचा हमारी चंद जीपें इस जखीरे में घुसकर रुकी और सिपाही उतर कर उन्हें जखीरे में ही तलाश करते हुए जब आगे बढ़ गए तो मुजरिम हमारी 2 जीपें लेकर वापस भाग पड़े, जिसका हमें बहुत देर बाद इल्म हुआ। फिर जब इनकी तलाशी ली गई तो दोनों जीपें एक नहर के किनारे पर खड़ी मिली जबकि मुजरिम गायब हो चुके थे। अलबत्ता इस शाहिद आंकू में 2 लाशें फौज को मिली हैं। दोनों मकामी अरब हैं। एक का नाम अबू रज़ाक है, इसकी शहर में दुकान है, जबकि दूसरे का नाम शेख सादिक मालूम हुआ है और वो एक चलती फिरती सर्कस का मालिक है। टावर को जब चेक किया गया तो वहां चीफ कंट्रोलर रॉजर मैक और 50 मुसल्लह अफराद एक हॉल कमरे में बेहोश पड़े हुए थे। चीफ कंट्रोलर को होश में लाया गया तो इसने एक अजीब कहानी सुनाई और फिर मेजर जनरल माइक ने इसकी बीवी की आमद से लेकर बेहोश होने तक सारी दास्तान सुना दी। जनाब, सिपाहियों ने बताया कि रॉजर मैक की बीवी रात को रॉजर मैक की कार में गेट पर पहुंची।
वो चौंके पहले भी इसी तरह आती रहती थी, इसलिए उसे अंदर आने दिया गया और उसे चीफ कंट्रोलर के बंगले तक पहुंचा दिया गया। बहरहाल चीफ कंट्रोलर से टावर चेकिंग के लिए कहा गया। इससे मुकम्मल चेकिंग की है और हर चीज़ बिल्कुल ओके थी। किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कंप्यूटर मशीन दुरुस्त काम कर रही है। टावर के गिर्द भी रेस का दायरा बदस्तूर कायम है। मेजर जनरल माइक ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा, आप लोगों की मुजरिमों के बारे में क्या रिपोर्ट है? सदर मुमलिकत ने सर हिलाते हुए पूछा। जनाब, मैं रेड आर्मी के साथ वहां पहुंचा तो मुजरिम फौज के हाथ से फरार होने में कामयाब हो चुके थे। अलबत्ता जो तहकीक मैंने वहां की है, इसके मुताबिक चीफ कंट्रोलर और मुसल्लह अफराद को बेहोश करने के बाद पहरे पर मौजूद 4 खसूसी कुत्तों को मशीन गन से हलाक कर दिया गया है। फिर कंप्यूटर की मदद से गेट खोला गया और चंद अफराद अंदर आए। उधर असलहा के स्टोर से असलहा निकाला गया था और बेशतर असलहा चेकिंग टावर्स पर पड़ा हुआ मिल गया है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान पहुंचे ज़रूर हैं, लेकिन बवक्त इत्तला मिल जाने और स्पेशल टावर के ज़बरदस्त साइंसी इंतजाम की वजह से वो अपने मिशन में नाकाम रहे हैं। फिर फौज की जीपों को आते देखकर वो फरार हो गए। बहरहाल चीफ कंट्रोलर और वहाँ के पूरे अमले को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद इंक्वायरी की जा रही है। कर्नल फ्रैंक ने रिपोर्ट देते हुए कहा। कर्नल डेविड, आपकी क्या रिपोर्ट है? सदर मुमलिकत ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जनाब, GP5 पूरे शहर में फैल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिम नहर क्रॉस करके सर्कुलर रोड पर पहुंचे। वहां से उन्होंने एक मुसाफिर वैगन के ड्राइवर को बेहोश करके वैगन जो खाली थी अगवा की और फिर ये वैगन राखन्ना बाजार से पहले क्रॉस पर पड़ी मिली। ड्राइवर ने होश में आने पर बताया कि वो खाली वैगन गैराज में जमा कराने के लिए आ रहा था कि एक शख्स सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने जब उसे उठाना चाहा तो यकलख्त उठकर उस पर हमलावर हुआ और उसे बेहोश कर दिया। फिर जब उसे होश आया तो वो राखन्ना बाजार में रुकी हुई वैगन में पड़ा हुआ था। एक रिपोर्ट और भी मिली है जनाब। ट्रैफिक सार्जेंट रॉबर्ट ने इस वैगन को चेक किया तो इसमें एक औरत और 7-8 अफराद बैठे हुए थे। सार्जेंट रॉबर्ट ने उन्हें आम मुसाफिर समझा और जाने दिया। इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि ये स्पेशल टावर पर हमला करने वाले पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान थे। बहरहाल इनकी तलाश जारी है और मुझे यकीन है कि जल्द ही इनका सुराग मिल जाएगा। कर्नल डेविड ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि वाकई इस बार वो अपने मिशन में नाकाम रहे हैं। बहुत खूब, वो निकल तो गए, लेकिन इनकी ये शिकस्त बता रही है कि इस बार इनके सितारे गर्दिश में हैं। सदर मुमलिकत ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। मुकम्मल और तफसीली रिपोर्ट सुनने के बाद उसे शायद इत्मीनान हो गया था कि इसराइल के लिए इंतहाई कीमती स्पेशल टावर मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसीलिए इसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बजी तो सदर मुमलिकत ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर मुमलिकत ने गंभीर लहजे में कहा। सर, एक फ़ोन कॉल आई है। कोई शख्स अली इमरान बोल रहा है। कहता है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और वो स्पेशल टावर के मुतालिक आपको एक अहम इत्तला देना चाहता है। हमने उसे टालने की बेहद कोशिश की है, लेकिन जनाब, वो कह रहा है कि अगर ये इत्तला फ़ौरी तौर पर आप तक ना पहुंची तो इसराइल का इतना नुकसान होगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ से PA ने बड़े माजरत भरे लहजे में कहा। अली इमरान, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस? ओह सुनो, इससे बात कराओ, लेकिन फौरी तौर पर चेक करो कि वो कहाँ से बोल रहा है। इमरजेंसी एक्शन स्क्वाड को इस जगह की इत्तला देकर कहो कि उसे हर सूरत में मुर्दा या जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। सदर मुमलिकत ने तेज तेज लहजे में जवाब दिया। यस सर, PA ने कहा और फिर हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो, अली इमरान, MSCDSC ऑक्सन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद नरम था। यस प्रेसिडेंट, अटेंडिंग यू। सदर मुमलिकत ने लहजे को मजीद भारी और पुररोब बनाते हुए कहा। प्रेसिडेंट, क्या आप बार्बर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं? तो जनाब, प्रेसिडेंट बार्बर एसोसिएशन साहब, बाल कटवाने के रेट आपने। दूसरी तरफ से बात शुरू हुई तो सदर मुमलिकत का जी चाहा कि रिसीवर में हाथ डालकर इमरान की गर्दन दबा दे। यू शट अप नॉनसेंस, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल हूँ, समझे डैम फूल। सदर मुमलिकत ने इंतहाई गुस्से से चीखते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से इनकी आंखें बाहर को निकल आई थीं। शायद जिंदगी में पहली बार इनसे किसी ने इस तरह की फिक्रे कहे थे। प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, डैम फूल। वाह, ये डैम फूल तो कोई इसराइली डिग्री लगती है। मेरे ख्याल में तो पूरी इसराइली कौम ही इस डिग्री की हामिल है। तो जनाब डैम फूल साहब, मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ कि आपका 1000 फीट बुलंद टावर इस वक्त शदीद खतरे में है, बल्कि अगर सही लफ्ज़ कहे जाएं तो इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। ये बात आप खुद सोचते रहें कि मेरी मुट्ठी कितनी बड़ी होगी जिसमें आपका इतना ऊंचा टावर बंद है। इमरान ने कहा। क्या बक रहे हो? मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है, तुम्हारा मिशन नाकाम हो चुका है। और सुनो, तुम्हारे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तुम सब हमारी नजरों में हो। तुम्हें कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये लिख लो, कुत्ते की मौत। सदर मुमलिकत ने दांत पीसते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे एक नौजवान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ
और उसने एक चिट सदर के सामने लाकर रख दी। चिट पर लिखा था कि फ़ोन किसी ऐसी जगह से किया जा रहा है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सका। शायद वायरलेस फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वाह वाह! इसका मतलब है कि आप लोग बालिग होते जा रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ डैम फूल साहब, अगर आप इस ख्याल में हैं कि ये फ़ोन ट्रेस कर लिया जाएगा, तो ख्वामख्वाह खून सुखाने की ज़रूरत नहीं। ये जदीद तरीन वायरलेस फ़ोन है, इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। बाकी रही बात मिशन नाकाम होने की, तो आपको असल इत्तला तो दे ही नहीं गई। हमारा मिशन 100% कामयाब रहा है। इमरान ने जवाब दिया और सदर मुमलिकत चंद लम्हे तो दांत पीसते खामोश बैठे रहे। इसके जहन में भूचाल आ चुका था। बकवास, अब तुम सिर्फ धमकियां दे रहे हो, ख्वामख्वाह की धमकियां। हमने अच्छी तरह चेकिंग कर ली है। तुम तो सिर्फ नीचे वाली इमारत तक महदूद रहे हो। सदर मुमलिकत ने कहा। ओह, वाकई आप डैमफूल के सदर हैं जनाब। अगर हम सिर्फ नीचे वाली इमारत तक महदूद रहे हैं, तो फिर कंप्यूटर वाली इमारत की छत पर कौन चढ़ा था, जिसकी वजह से आपकी डिफेंस कौंसिल में खतरे की घंटियां बजी थी? इमरान ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, और इमरान की बात सुनकर सदर मुमलिकत को यूं महसूस हुआ जैसे वो वाकई अहमक तरीन इंसान हो। इस पहलू पर तो उन्होंने अब तक बिल्कुल ही गौर नहीं किया था। लेकिन वहां तो हर चीज महफूज है। बिल्कुल महफूज, हमने चेक कर लिया है, सदर मुमलिकत ने मुंह खोलते हुए कहा। जनाब, महफूज होती तो मुझे आपकी कव्वे जैसी मीठी आवाज सुनने की क्या जरूरत थी? मेरे हाथ में एक छोटा सा आला है, और इस आले में एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, और आपके टावर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जहां जला देने वाली रेस, जो कि टावर के गिर्द जमीन तक फैली हुई हैं, का मरकज है। सुर्ख रंग का बड़ा सा डिब्बा है। इसके साथ एक सुर्ख रंग का थैला हमने लटकवा दिया है। इस थैले में एक ऐसा मादा भरा हुआ है जो इन रेस के साथ जैसे ही शामिल होगा, ये रेस किसी खौफनाक बम की तरह फट जाएंगी, और इसके बाद पूरा टावर, आपकी कंप्यूटर इमारत और इर्द गिर्द का सारा इलाका गिरदो गुबार की तरह फिजा में फैल जाएगा। इस सुर्ख रंग के थैले के अंदर एक छोटा सा बम है, जिसे मेरे हाथ में मौजूद आले का बटन दबाकर फाड़ा जा सकता है। इसके फटते ही थैला फट जाएगा, और इस मखसूस मादे की टावर के गिर्द फैली हुई रेस पर बारिश शुरू हो जाएगी, और इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रहेगी। इमरान ने मज़े लेकर पूरी तफसील बताते हुए कहा। बकवास, बिल्कुल बकवास। रेस की मौजूदगी में इस टावर तक कोई नहीं पहुंच सकता, और रेस अब तक मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने कहा। वैसे खतरे की घंटियां तो इनके दिमाग में बजने लग गई थी, लेकिन वो अपने आप को हौसला दिलाने के लिए कह रहे थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने मुसलमानों के मुतालिक बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया है। आपने ये समझा है कि आप एक्रीमिया की शह पर मुसलमानों के खिलाफ जो भयानक इकदाम चाहेंगे करते रहेंगे, और मुसलमान सिर्फ एहतजाज ही करेंगे। ये बात नहीं। आपने अभी बैतुल मुकद्दस को हैकल सुलेमानी में बदलने का सिर्फ मंसूबा बनाया है, और इस मंसूबे के बदले इसराइल के साथ जो सलूक होगा, इस टावर की तबाही, इसका मामूली सा एक ट्रेलर होगा। ये टावर तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। इस जैसे न जाने कितने मराकज़ हमारी लिस्ट में हैं। ये सिर्फ तुम्हारे इरादे की सज़ा होगी, और अगर तुमने इस इरादे पर अमल करने की कोशिश की, तो फिर इस कोशिश के नतीजे में तुम्हारे पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसराइल और क्रीमिया और पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदियों का एक एक फर्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेहद सर्द था, और सदर मुमलिकत का पूरा जिस्म पसीने में डूब गया। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बकवास कर रहे हो, खाली धमकियां दे रहे हो। हम तुम्हें पीस कर रख देंगे। हम अजीम कौम हैं। हम, सदर मुमलिकत ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। बस बस, ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल तुम टावर वाला ट्रेलर देख लो, ताकि तुम्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा, और इसके साथ ही यकलक ख़त्म हो गया, और सदर मुमलिकत ने घबराकर रिसीवर रख दिया। ओह ओह, टावर की तबाही इंतहाई खौफनाक होगी, हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह। कुछ करो, बचाओ टावर को, किसी तरह बचाओ। तुम सब अहमक हो, अहमक, नॉनसेंस, हरामखोर। तुम सब सिर्फ बातें करना जानते हो। गेट आउट, गेट आउट, सदर मुमलिकत ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। इस वक्त इनकी हालत ऐसी थी जैसे वो अपने बाल नोचना चाहते हों, लेकिन चूंकि वो मुल्क के सदर थे, इसलिए जाहिर है ऐसा इन लोगों के सामने ना कर सकते थे। जनाब, हुआ क्या है? किसका फ़ोन था? कर्नल फ्रैंक ने हिम्मत करके पूछा। किसका फ़ोन था? मुझसे पूछ रहे हो, अहमक आदमी? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अली इमरान का, सदर सदर मुमलिकत ने झिलाए हुए लहजे में कहा। और फिर उन्होंने इमरान से होने वाली सारी बात तफसील से बतानी शुरू कर दी। इससे यह फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इनके जिस्म में फैलने वाली उकसाहट और झिंझलाहट में कदरे कमी वाक़ हो गई थी। अभी वो इन्हें तफसील से बता रहे थे कि यकलक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। जनाब, स्पेशल टावर तबाह हो गया है। जनाब, पूरा टावर, कंप्यूटर सेक्शन, इर्द गिर्द की इमारत, सब यकलक एक खौफनाक धमाके से तबाह हो गए हैं जनाब। आने वाले ने बेहद परेशान लहजे में कहा, और सदर मुमलिकत पहले चंद लम्हे तो आंखें फाड़े आने वाले को देखते रहे। यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्हें सख्ता हो गया हो, और उन्होंने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने वाले इसराइल का सदर एक ही झटके में
सर पकड़ने पर मजबूर हो गया था और कर्नल डेविड, कर्नल फ्रैंक और मेजर जनरल माइक सुमन बुकमन खड़े थे, यूं जैसे वो इंसानों की बजाय बुत हों, बेजान बुत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।